Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. Our today's chapter is anemia in continuation with our previous videos. And the topics we'll be discussing today are classification of anemia based on mechanism and based on morphology. तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया. In our last classes, we discussed कि anemia क्या होता है and what are its signs and symptoms. Today we will be discussing its classification. So, इसका classification दो तरीके से होता है. पहला based on the underlying mechanism कि anemia किस तरीके से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, and दूसरा होता है कि उस anemia में RBC की shape, size और उसका कलर कैसा हो रहा है. So the first is on the basis of underlying mechanism कि उसकी pathogenesis क्या है. तो anemia can be classified on the basis of underlying mechanism into three categories. First is increased blood loss, second is increased RBC destruction and third is decreased RBC production. Increased blood loss मतलब blood के साथ RBC का loss. Of course, RBC loss would cause anemia. Then increased RBC destruction मतलब जो RBC है हमारी बॉडी उसे किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो भी RBC की कमी होगी एंड इट वुड लीड टू अनीमिया एंड इसे हम हीमोलिसिस भी कहते हैं. हीम मीन्स RBC, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन. देन द थर्ड इज डिक्रीज्ड RBC प्रोडक्शन मतलब हमारी बॉडी RBC प्रोड्यूस ही कम कर रही है, तो दिस वुड लीड टू अनीमिया. सो लेट्स सी इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म. फर्स्ट होगा इंक्रीज ब्लड लॉस. एज आई टोल्ड यू इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस. तो ये भी दो तरीके का होता है. पहला होता है एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया. एक्यूट का मतलब होता है छोटे समय के लिए, मतलब ये अनीमिया छोटे समय के लिए ब्लड लॉस के कारण होता है. ना यू मस्ट हैव सीन कि कोई भी मेजर एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो पेशेंट को जो है ब्लड भी चढ़ाया जाता है. वाई सो? बिकॉज उसमें एक ट्रॉमा हुआ, उसे फिज़िकल ट्रॉमा मिला उस पेशेंट को एंड उस ट्रॉमा में उसने अपना जो है ब्लड लूज़ कर दिया एंड वो ट्रॉमा छोटे समय के लिए था, इसीलिए एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया. और इसका एग्जाम्पल है ड्यू टू ट्रॉमा. सेकेंड इज क्रॉनिक ब्लड लॉस अनीमिया. क्रॉनिक मतलब एक बहुत लंबे समय तक, मतलब किसी इंसान में किसी बीमारी के कारण काफ़ी लंबे समय से जो है ब्लड लॉस होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो उस कारण से अनीमिया डेवलप हुआ है. लेट्स सी कि ये कौन कौन सी कंडीशंस में होता है. तो GIT के लेजन्स, कई बार हमारे स्टूल्स में जो है ब्लड आता है एंड देर आर टाइम्स जब ये ब्लड लॉस होता है स्टूल्स में एंड लोग जो है इसे कंसिडर नहीं करते हैं, तो दिस वुड ऑल्सो लीड टू ब्लड लॉस अनीमिया, दैट टू क्रॉनिक. गायनेकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस. एवरी गर्ल, एवरी लेडी हैज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ. तो कई बार उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है हर मंथ कि इट लीड्स टू अनीमिया. देन apart from gynecological disturbances we have persistent epistaxis. तो कई लोगों में नोज ब्लीड जो है बहुत persistent होता है, बहुत frequent होता है. epistaxis means nose bleeding. So this persistent nose bleeding can also lead to chronic blood loss anemia. Then we have hemoptysis. हीमोप्टिसिस में जब हम कफ करते हैं तो उसके साथ ब्लड लॉस होता है. तो ट्यूबरकुलोसिस में ये कॉमन होता है कि वाइल कफिंग ब्लड लॉस होता है. देन हिमैटमेसिस. हिमैटमेसिस मीन्स हमारी वॉमिट के साथ ब्लड आना. तो दीज आर ऑल द फीचर्स जिनके कारण जो है क्रॉनिक ब्लड लॉस अनीमिया होता है. ऑफ कोर्स देयर आर अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस जिनके कारण भी क्रॉनिक ब्लड लॉस हो सकता है. दीज वर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल. Then we have the second type of anemia, that is hemolytic anemia. As I told you, hemolysis means breakdown of RBC. So this anemia is because of breakdown of RBCs. और ये कौन कौन सी conditions में होता है? First is change in shape of RBC. We all know RBC is biconcave in shape.
उसकी बाइकॉनकेव होने का ये भी एक फ़ायदा है कि वो आसानी से स्प्लीन की कैपिलरीज में से पास हो सकती है। पर कोई भी ऐसी डिसीज़ जिसके कारण आरबीसी की शेप चेंज हो जाए तो वो ऑफ कोर्स वुड कॉज डिफ़िकल्टी इन पासिंग थ्रू स्प्लीनिक कैपिलरीज, स्प्लीन की कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं। तो अगर वो पास नहीं हो पाएगी तो वो स्प्लीन की कैपिलरीज में फंस जाएगी एंड इट वुड लीड टू अनीमिया, इट्स डिस्ट्रक्शन। और ऐसा होता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में। स्फेरो मीन्स स्फेरिकल शेप एंड साइटोसिस मीन्स सेल। तो इस डिसीज़ में आरबीसी स्फेरिकल हो जाती है शेप में और इसके कारण वो स्प्लीन की कैपिलरीज में स्टक हो जाती है, जिसके कारण उसका फेगोसाइटोसिस हो जाता है एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन वी हैव एंजाइम डेफिशिएंसी। कई बार कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी के कारण आरबीसी की मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो जाती है और वो अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है G6PD डेफिशिएंसी। इसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन अनस्टेबल होगी और अपने आप ही ब्रेक डाउन होने लग जाएगी। देन इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, मतलब हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज तो हो रहा है पर ख़राब सिंथेसाइज हो रहा है, इसके कारण हमारी बॉडी अपने आप आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। देन वी हैव डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, मतलब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस ही कम हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। बोथ सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया कैन बी डेडली एंड डेंजरस टू अस। देन वी हैव आरबीसी के कुछ इन्फेक्शंस जैसे मलेरिया या बबेसियोसिस। दीज आर ऑल पैरासिटिक इन्फेक्शंस और इनके कारण भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए जब भी किसी इंसान को मलेरिया होता है तो हम उसका बार बार सीबीसी कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी आरबीसी का काउंट कम तो नहीं हो रहा बहुत। अगर कम हो रहा है बहुत तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ दैट पेशेंट। देन वी हैव अनदर कॉज इम्यूनोहीमोलिटिक अनीमिया। कई बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है एंड दिस लीड्स टू इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट आरबीसीज। एंड ये कौन कौन सी कंडीशंस में होता है? रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमें पता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप डोनेट कर दिया गया तो ऑफकोर्स हम इम्यून रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगा। देन RH इनकम्पैटिबिलिटी, ड्रग इंड्यूस्ड। कई बार कुछ ड्रग लेने से भी जो है इम्यूनोहीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है, हमारी बॉडी उस ड्रग के अगेंस्ट रिएक्ट कर जाती है। एंड ऑफ कोर्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारी बॉडी जो है सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करने लगती है। देन मैकेनिकल ट्रॉमा, कई बार कुछ ट्रॉमा के कारण भी हमारी आरबीसी जो है वो ब्रेक डाउन करती है। जैसे जो कराटे प्लेयर्स होते हैं या मैराथन रनर्स होते हैं, उनकी आरबीसी जो है अपने आप एक थोड़े समय के बाद टूटने लग जाती है बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट स्ट्रेस जो हमारी बॉडी को हम देते हैं। देन वी हैव माइक्रो एंजियोपैथिक डिजीज़। इसका एग्जाम्पल है डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। इसका मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी तो भी आरबीसी को उनमें से पास करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड इन दिस केस एज वेल वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। देन वी हैव कार्डियक डिसीज़, जिसमें इंक्लूडेड है वैल्वुलर डिसीज़। जैसे स्टेनोसिस, आप लोगों ने सुना होगा कि कार्डियक वाल्व का जो है स्टेनोसिस हो जाता है। तो उस केस में वाल्व जो है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड राइट वाल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, वो नैरो हो जाते हैं। अब उनके नैरोइंग के कारण आरबीसीज पे स्ट्रेस पड़ता है जिसके कारण उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। देन वी हैव अनदर कॉज सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन मतलब स्प्लीन का बड़ा हो जाना, दैट मीन्स स्प्लीनोमेगैली। मेगैली मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ साइज। इस केस में स्प्लीन अनयूजुअली अपनी साइज में बड़ी हो जाती है एंड स्प्लीन का काम होता है आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना। आफ्टर 120 डेज तो स्प्लीनोमेगैली के कारण अननेसेसरीली आरबीसीज ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अदर कॉज इज़ डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी आरबीसीज को प्रोड्यूस ही कम करती है।
तो इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डेफिशिएंसी अनीमिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयरन की डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया हो जाता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया हो जाता है। ये तीनों अनीमियाज इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इन पे मेजर क्वेश्चन आता है। देन वी हैव इरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी। हमें पता है इरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी का काम होता है सिक्रीट करना। तो रीनल फेलियर के कारण जो सेकेंडरी सिम्टम्स, जो सेकेंडरी डिसीजेस होते हैं, उसमें अनीमिया भी एक इंक्लूडेड होता है, क्योंकि अगर किडनी फेल हो जाएगी तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बना पाएगी, जिसके कारण अनीमिया हो जाएगा। देन वी हैव इम्यून मीडिएटेड डेफिशिएंसी। कई बार हमारे बोन मैरो के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जैसे एप्लास्टिक अनीमिया या रेड सेल एप्लेसिया में। इसमें क्या होता है, बोन मैरो में जो रेड सेल प्रोजेनिटर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसी बनाने के लिए, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। देन वी हैव इन्फेक्शंस, पैरोवायरस इन्फेक्शन। पैरोवायरस एक वायरस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस जिसका मेजर टारगेट आरबीसीज होती है, सो इट कॉजेज डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। देन एनी हिमेटोपोएटिक नियोप्लाज्म, उसमें एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया आपने सुना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एक्यूट ल्यूकेमिया, जिसमें आरबीसीज के प्रोजेनिटर्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन आफ्टर दिस हम लोगों ने अभी तक देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी कैसी दिखती है। तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स जानने ज़रूरी हैं। मैक्रोसिटिक मतलब बिगर साइज आरबीसी, मैक्रो मीन्स बिगर, सिटिक मीन्स आरबीसी ईयर। देन वी हैव माइक्रोसिटिक, स्मॉलर साइज्ड आरबीसी, and normocytic, normal sized RBC. So to discuss this, RBC की normal size हमें पता होनी चाहिए, which is 7.2 micrometer. अगर RBC उससे बड़ी हो गई तो it will be known as macrocytic, जो कि होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया में। अगर RBC इससे छोटी हो गई तो बोला जाएगा माइक्रोसिटिक, जो कि होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में। जो ब्लड लॉस अनीमिया होते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया, वो यूजुअली नॉर्मोसिटिक होते हैं। उसमें आरबीसी की शेप और साइज में फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आरबीसी काउंट कम हो जाता है ब्लड लॉस के कारण। देन ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी हैव हाइपोक्रोमिक। अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट है तो इट विल लीड टू हाइपोक्रोमिक अनीमिया। एंड नॉर्मोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन तो सही है आरबीसी में एकदम, बट स्टिल वी आर फेसिंग अनीमिया। आर रेडी टू रीड नोट्स आर अवेलेबल ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज।